हिमाचल में गर्मियों के मौसम के बाद मानसून का लोगों को बेसब्री से इंतज़ार रहता है। मानसून की बौछारें न केवल गर्मी से लोगों को राहत दिलाती है, बल्कि किसानों और बागवानों के लिए जो है एक संजीवनी का काम करती है। लेकिन पिछले कुछ सालों से देखा जा रहा है कि यही मानसून जो है अब जानलेवा बनता जा रहा है। सैकड़ों लोगों की हर मानसून सीज़न में मौत होती है और हज़ारों करोड़ का जो है नुकसान जो है निजी और सरकारी संपत्ति को हो रहा है। आखिर इस नुकसान की क्या वजह है, इस बारे में हम बात करेंगे चीफ साइंटिस्ट कम सदस्य सचिव जो हमारे इन्वायरमेंट साइंस टेक्नोलॉजी के डॉक्टर सुरेश अत्री जी से। तो उन्हीं से ही जानते हैं कि आखिर नुकसान की क्या वजह है। मैंने पहले भी बताया है कि जो ये कारण जो हैं बड़े स्टीक हैं, और जो ग्लोबल वार्मिंग, जो वैश्विक तापमान जो बढ़ रहा है, उसकी वजह से ये सारी चेंजेस जो हैं वो जलवायु में जो हैं वो आ रही हैं। और जलवायु परिवर्तन का ये दौर जो है, आपने ठीक कहा कि जो पहले मानसून आती थी तो बड़ी खुशियाँ और एक खुशहाली जो थी वो सभी के चेहरों पे लाती थी। लेकिन अब जब मानसून का ये सीज़न आता है तो घबराहट सी होती है सभी में, और सारा समुदाय, सारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं, चाहे सरकारें हैं चाहे प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं, उनसे घबरा रहे हैं। क्योंकि जो ये बदलाव है जलवायु का, ये किसी के लिए भी जो है वो एक सुखद घटना नहीं रह गई है। जलवायु परिवर्तन में बदलाव, जो तापमान में जो है बहुत ज़्यादा जो हाई, जो अनप्रेसिडेंटेड रेट के साथ जो है वो वृद्धि जो है वो दर्ज की जा रही है। और मुझे दुख भी है और खेद भी है इस बात को बताते हुए कि वैश्विक कारणों की वजह से जो हिमालयन रीजन का जो तापमान है वो लगभग, जो ये बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं हमारे इंटरनेशनल लेवल के, जो संस्थाएं हैं, उनके द्वारा ये रिसर्च करके जो है ये प्रूव्ड है कि 0.9 डिग्री का जो तापमान में बदलाव जो है वो हमारे हिमालयन रीजन में आया है, और उसमें हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा ये बदलाव आया है। सर, ये जो बदलाव आया है जो आपने बताया, ये कितने सालों में अभी आई? ये पिछले एक दशक, दो दशक, कितने सालों में ये तापमान इतना जो है बढ़ोतरी दर्ज की गई है? देखिए, हमने जो ये डाटा जो एनालाइज हुआ है, ये लगभग 100 वर्षों का जो है, एक सदी का जो डाटा है, लगभग 110 वर्षों का डाटा जो है ये एनालाइज करके डाटा देखा गया है। आईएमडी के जो हमारी ऑब्जर्वेटरीज हैं उनके द्वारा भी इसको इकट्ठा करके डाटा को एनालाइज किया गया है, इवेलुएट किया गया है। तो ये लगभग इतने वर्षों का है। जो हमने अपने यहाँ पे ऑफिस में भी किया है वो लगभग 67 ईयर्स का एक डाटा है। शिमला का डाटा जो है लगभग 37 ईयर्स का, कुछ स्टेशंस का 67 ईयर्स का। ये पूरे प्रदेश के लिए जो है इस तरह से हमने इसको एनालाइज किया है। तो उसमें भी काफ़ी बदलाव जो है, तापमान में वृद्धि जो है वो, जो मिनिमम टेम्परेचर था उसमें हल्का सा उछाल जो है 0.9 डिग्री का। और फोरकास्ट जो है वो बड़ा भयावह है कि अगर ये हाइड्रोलॉजिकल मॉडलिंग एक हमारा एक टूल होता है जिसके थ्रू हम सारी चीज़ों को आगे भी प्रोजेक्ट करके देखते हैं, तो उसमें ये देखा गया है कि अगर 2050 और 2090 सदी के अंत की जो अगर बात करेंगे, तो लगभग 1.5 डिग्री का जो बदलाव है ये 2050 तक आ जाएगा। और अगर यही हालात बने रहे, और यही हालात अगर फिर कंटिन्यू, बिजनेस एज यूजुअल, जो BAU जिसको कहते हैं हम साइंटिफिक टर्म में, तो अगर ये इसी तरह से हालात बने रहे तो मुझे नहीं लगता है कि ग्लेशियर भी बचेंगे, बर्फ़ भी बचेगी और नदियों में पानी भी रहेगा। और इतना सिर्फ पानी जो आएगा वो मानसून में आएगा, और वो भी बहुत तेज़ गति के साथ आएगा, और एकदम से ही वो पानी आकर बह जाएगा। हाई इंटेंसिटी रेनफॉल के जो इवेंट्स हैं वो बड़े कॉमन हो जाएंगे। तो आने वाला जो भविष्य में जो होने वाले जो घटनाएं हैं वो और भी तेज़ी से बढ़ेंगी। ये तो सर बहुत चिंता की बात होगी। सर, ऐसा कुछ है कि अगर अभी भी आदमी इसमें जागरूक हो कि इस पे जो तापमान में बढ़ोतरी, इसको कैसे कम किया जा सकता है? क्या सरकार और एक आम व्यक्ति की तरफ से प्रयास होने चाहिए इस दिशा में? अब देखिए, ये एक बड़ा क्रिटिकल क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश के पर्सपेक्टिव से भी, और
जितनी भी हमारे हिमालयी क्षेत्र में हैं, पूरी 12-13 स्टेट्स आती हैं, पूरे नॉर्थ वेस्ट से, नॉर्थ ईस्ट से लेके नॉर्थ वेस्ट तक पूरे हमारे एरिया में जलवायु परिवर्तन, बादल का फटना, फ्लैश फ्लड्स आने, हाई इंटेंसिटी रेनफॉल्स के इवेंट्स और जो लैंडस्लाइड जो है, इनको एकदम से तो ख़त्म नहीं किया जा सकता है, जो मैं एक साइंटिफिक तौर पे समझता हूँ। लेकिन हाँ, इनको एक स्तर तक, एक सतह तक हम इसको रिड्यूस ज़रूर करने में अपना योगदान कर सकते हैं, लेकिन उसमें हमें बहुत ही जो नीतिगत फैसले हैं वो बड़े स्ट्रिंजेंट लेने पड़ेंगे। और जो साइंटिफिक, जो वैज्ञानिक इंटरवेंशंस हैं, उनकी भी बहुत सख्त ज़रूरत रहेगी। हमें प्रकृति के साथ जुड़कर जो है इनके जो सॉल्यूशंस हैं वो ढूंढने पड़ेंगे। और जो भी हमारे सामने बेस्ट प्रैक्टिसेस जो प्रकृति के साथ जुड़ी हुई हैं, प्राकृतिक जो हमारी परंपराएं हैं, उनको संजोने की आवश्यकता है। और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के बगैर ये कुछ भी जो है वो ना नीति, ना वैज्ञानिक और ना ही नेचर बेस्ड, ना ही प्रकृति के साथ जो जुड़े हुए कार्यक्रम हैं वो सफल हो पाएंगे अगर कम्युनिटी साथ नहीं देगी। तो मेरा ये मानना है कि कम्युनिटी पार्टिसिपेशन जो है इन सब चीज़ों को सफल करने के लिए उनका दायित्व जो है वो बहुत बड़ा है। अगर कम्युनिटी, समुदाय अगर आगे बढ़कर बड़े स्ट्रांगली इन चीज़ों में सपोर्ट करेगा तो कुछ उम्मीद की जा सकती है कि हम इन घटनाओं से कुछ बचकर जो है वो आगे बढ़ सकते हैं। सर एक चीज़ जानना चाहेंगे हम, जैसे मान लो ये नुकसान हो रहा है, नदी के समीप जो है मकान बन रहे हैं या कोई भी वजह बजा रही हो, सर इस नुकसान को हम कैसे कम कर सकते हैं कि ये नुकसान ना हो और आदमी की जान ना जाए और संपत्ति को कम से कम नुकसान हो? उसके लिए एक आम आदमी क्या करे और सरकार को किस तरह के नीतिगत फैसले लेने की अब आवश्यकता है? अब देखिए, इसमें दो तीन चीज़ें अलग से होती हैं कि जिन लोगों की ज़मीनें जो हैं वो नदी नालों के आसपास हैं, उनको तो एक वो अपना हक समझकर, क्योंकि उनको भी घर बनाना है, घर बसाना है अपना, और वो उनका राइट है, उनका अपना एक, लेकिन उनको ये अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है, उनको ये समझना बड़ा ज़रूरी है कि उनको घर किस क्षेत्र में बनाना चाहिए और किस तरह की जो जोलॉजिकल, जो उसकी जो सॉइल टेस्टिंग और इंजीनियरिंग के बिना, टेस्टिंग के बगैर उनको घर के लिए, मतलब वो जगह उपयुक्त है नहीं है, ये देखे बगैर उनको नहीं बनाना चाहिए। एक तो ये है। दूसरा, जो मैं ये समझता हूँ कि नीतिगत तौर पे ये बहुत आवश्यक है कि जो स्लोप सेंसिटिव कंस्ट्रक्शन जो गाइडलाइंस हैं वो हमें बहुत जल्दी जो है उस पर फैसला सरकार को लेना चाहिए। और ऐसी जगह जो लैंडस्लाइड प्रोन एरियाज़ हैं या जो जोन्स, जो लैंडस्लाइड जिनमें बड़ा फ्रीक्वेंट नज़र आ रहा है, या जो सॉयल जो है ज़्यादा स्टेबल नहीं है, और या जो फ्लड प्लेन्स हैं जहाँ पे बहुत दूर दूर तक नदी अपना इम्पैक्ट छोड़ती है, वहाँ HFL लेवल्स हैं, जो हाईएस्ट फ्लड जोन जो डिक्लेयर्ड होते हैं, या जो इरिगेशन पब्लिक हेल्थ वाले, पहले जो जल शक्ति विभाग है हमारा, उन्होंने आइडेंटिफाई करके दिया होता है, तो उसमें कितनी प्रोहिबिशंस लगानी चाहिए, क्या सॉल्यूशंस उन लोगों की जिनकी ज़मीनें ही सिर्फ उन एरिया में है, उनको कॉम्पनसेटरी लेवल पे कोई और ज़मीन एलोकेट की जानी चाहिए या क्या किया जाना चाहिए, ये नीतिगत फैसले की बात है। और तो एक चीज़ की जा सकती है। दूसरा, मैं ये समझता हूँ कि जितने भी हमारे जो रेड डिज़ाइन हाईवेज़ हैं या जो ब्रिजेस हैं, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं, तो उनके लिए इको इंजीनियरिंग मेज़र जो है, जैसे बायो इंजीनियरिंग, जो रिटेनिंग वॉल्स लगती हैं, या जो स्लोप स्टेबलाइजेशन है, चाहे वो उनकी जो मक डिस्पोजल की जो एरियाज़ हैं वो नदी नालों के आसपास ना होकर ऐसी जगह हों जो स्टेबल हों, जहाँ पर ज़्यादा पानी इकट्ठा होकर नहीं आता हो। तो ऐसे इंजीनियरिंग जो इकोलॉजिकल जो फुटप्रिंट वाले जो इंजीनियरिंग मेजर्स हैं वो लिए जाने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तीसरा, जो मैं ये समझता हूँ कि जो आपने डेथ की बात करी और जो इस तरह की जो प्रेशर एक इकोसिस्टम के ऊपर है उसकी बात करी, तो उसमें जो हमें लो इम्पैक्ट टूरिज़्म जो है, इको टूरिज़्म जो है, उसको प्रमोट करने की आवश्यकता है, मास टूरिज़्म नहीं।
हमें ऐसे अपने जो हमारा जो स्ट्रेसेस जो हैं फ्रेजाइल इकोसिस्टम के ऊपर उसको कंट्रोल करने की आवश्यकता है। हमें मास बेस्ड टूरिज्म के बजाय लो इम्पैक्ट इको टूरिज्म की ओर जो है अपनी नीतियों को आगे बढ़ाना चाहिए, ताकि हम जो ये बढ़ती हुई घटनाएं हैं इस तरह की, जैसे आपने देखा कि मनी महेश यात्रा में इस बार हमारा बहुत बड़ा नुकसान हुआ और इतना हाई लेवल के जो वहाँ पे फ्लडिंग जो है वो हुई और इंफ्रास्ट्रक्चर एकदम से सारा बह गया। अगर सरकार अगर पूरी तरह से तैयार नहीं होती और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का कंट्रोल नहीं होता तो वहाँ पे डेथ्स बहुत ज़्यादा हो सकती थी। तो एक तो ये है कि सरकार ने उसमें कंट्रोल करने की, लेकिन हमें ये भविष्य के लिए भी हमें अब इन चीज़ों के लिए तैयार रहना पड़ेगा कि इस तरह के किसी भी क्षेत्र में कभी भी कोई भी इस तरह की घटना हो सकती है, तो हमें उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। उसके लिए हमें बड़ी स्ट्रेंजेंट गाइडलाइंस जो हैं कि मास बेस्ड इको टूरिज्म नहीं कि बीस जाके सारे ही चढ़ जाएं, उस एरिया की कितना कैपेसिटी है, वहाँ कितने आदमी कितने समय में जाने चाहिए, कितनी गाड़ियाँ वहाँ पे होनी चाहिए, गाड़ी ब्लॉक भी हो सकती है, रुक भी सकती है। तो आप अफोर्ड नहीं कर सकते कि एक आदमी जो सिर्फ आपको वहाँ पे इको टूरिज्म करने के लिए या ट्रैकिंग करने के लिए, जैसे 4 बच्चे जो थे वो मनी महेश से आगे जो है वो ट्रैकिंग रूट पे चले गए और उनको ऑक्सीजन की कमी हो गई, और वो कोई जिलाधीश महोदय या प्रदेश सरकार को बताकर नहीं चढ़े थे ऊपर, लेकिन वो उन चारों बच्चों को ऑक्सीजन की कमी हुई क्योंकि उनको गाइडलाइंस का पता नहीं था और वो अपनी जिद करके वहाँ पे पुलिस वालों ने सुना, हमने कि रोका भी, एडमिनिस्ट्रेशन ने रोका भी, लेकिन वो बच्चे जो लोकल लोग थे उन्होंने भी उनको रोका, लेकिन वो जिद करके ऊपर चढ़े और चारों बच्चों जो है उन्होंने अपनी जान की उनको बाजी लगा दी और ख़त्म हो गए। और उनकी बॉडीज़ को निकालने के लिए एक एक हेलीकॉप्टर की जो कॉस्ट है वो 80-80 लाख रुपया जो है वो सरकार को देनी पड़ती है। मतलब आपको ये जिम्मेवारी समझनी पड़ेगी कि ये पैसा जो है पब्लिक मनी होता है, आप इस तरह से अफोर्ड नहीं कर सकते हैं हर समय कि सरकार की जिम्मेवारी है और आप सिर्फ एक छोटे से टूरिज़्म एक्टिविटी के लिए आए और अपनी जान आपने गंवाई। सरकार का जो आपको 80 लाख रुपए में आप सोचिए कि कितने और अच्छे काम किए जा सकते हैं, सब काम किए जा सकते हैं, लेकिन उन दुर्भाग्य से उन लोगों की बॉडीज़ को निकालने के लिए मतलब इतना खर्चा जो है सरकार को करना पड़ा, बड़ा दुखदाई है। कहने का तात्पर्य ये है कि हम हर वक्त जो है इन हालातों को आगे नहीं चला सकते। एक लिमिटेशन होती है, एक उसकी जो आपकी जो एक सीमा होती है हर चीज़ की, तो वो उसके मध्य ही होनी चाहिए। लोगों की ज़मीनें, लोगों को घर कहाँ बनाना चाहिए, कहाँ नहीं बनाना चाहिए, इसके लिए मैं बड़े क्लियरली तौर पे ये समझता हूँ कि नदी नालों के आसपास जो एरिया है उसको डिमार्केट किया जाना चाहिए। जो फ्लड जोन्स जो आपके हैं उनको बिल्कुल क्लियर डिफाइन कर दिया जाना चाहिए। तीसरा, जो आपके जो स्लोप जो सेंसिटिव हैं, जो लैंडस्लाइड प्रोन एरियाज़ हैं, उनकी मैपिंग जो है वो बहुत जल्दी की जानी चाहिए। आजकल बड़े अच्छे अच्छे टूल्स जो हैं, जियो इन्फॉर्मेटिक्स साइंस बहुत आगे बढ़ चुकी है, तो हमें वो टूल्स अपनाकर इन एरियाज़ की मैपिंग करके उन एरियाज़ को रेगुलेट करना चाहिए। सर, बरसात से पहले हमारी किस तरह की तैयारी होनी चाहिए? वैसे तो अब बहुत लंबा प्रोसेस है, लेकिन कम से कम इसमें समय लगेगा, नीतिगत फैसले लेने में भी, लोगों को भी थोड़ा जागरूक होने में भी समय लग सकता है। लेकिन ऐसा क्या हो सकता है, जैसे अब आगे बरसात आ रही है, कि एकदम से कोई ऐसे कदम उठाए जाए पहले, बरसात से पहले, कि नुकसान को कुछ हद तक कम किया जा सके। अगर नुकसान कम होता है तो वो पैसा जो सरकार का बचता है, इसमें कितना हिमाचल के विकास में वो काम आ सकता है वो पैसा? जी, अब आप देखें वर्ष 2023 में लगभग 12 से 13 हज़ार करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, जिसमें जो केंद्र सरकार की टीम आई थी उन्होंने भी उसको लगभग 10,000 करोड़ के आसपास उसको आंका, और गत वर्ष भी लगभग 3,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर का, और इस वर्ष भी लगभग जो है 8 से 9,000 करोड़ रुपए का नुकसान अभी तक हो चुका है, जिसकी अभी डॉक्यूमेंटेशन होने बाकी है। ये लगातार पिछले अगर आप 10 वर्षों का अगर आंकड़ा देखेंगे तो ये लगभग 40,000 करोड़ रुपए का नुकसान जो है सड़कों, बिल्डिंगों, इलेक्ट्रिसिटी, जो हमारे जो लाइंस हैं, आईपीएच की जो हमारी स्कीम्स हैं, एग्रीकल्चर की जो हमारी प्रोडक्शन है, घरों का जो बने हुए घर टूटने का, लैंडस्लाइड में उनके बह जाने का, ये इसी का नुकसान है। कोई भी सरकार
किसी भी स्तर पर ये अफोर्ड नहीं कर सकती है कि हर 10 वर्षों में जो 40 से 50 हज़ार करोड़ रुपया जो है बारिश की वजह से जो है वो बह जाए। हमें अपनी समुदाय को समय समय पे ट्रेनिंग देनी चाहिए, जो दी जा रही है। प्रदेश सरकार ने 2023 में जो नुकसान हुआ उससे बड़ा जो एक स्ट्रिंजेंट जो मैसेज जो सरकार की तरफ से था, हायर अथॉरिटीज़ की तरफ से था, माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की तरफ से था, वो बहुत क्लियर मैसेज था। और मैं ये समझता हूँ कि ये अगर मैसेज और इस तरह से उनकी जो स्ट्रिक्टनेस नहीं होती और उनकी गाइडलाइंस, उनकी जो उन्होंने उसमें हमें दिया, अगर वो नहीं होती तो शायद नुकसान बहुत बड़ा होता। लेकिन हम लोग तैयार थे और इस तरह की ये भयावह स्थितियाँ जो है आगे भी हो सकती हैं, तो हम उसके लिए आगे भी तैयार हैं। हाइड्रोलॉजिकल मेट्रोलॉजिकल जो मॉनिटरिंग नेटवर्क है प्रदेश के अंदर, उसको स्ट्रेंथन किया जा रहा है। उसमें चाहे रेन गेजेस हैं, चाहे डॉपलर रेडार्स हैं, चाहे सेंसर्स हैं, उनको लगाए जाने की प्रोसेस जो है बड़ी तेज़ी गति से आगे बढ़ रही है, आईएमडी के साथ मिलकर भी। और हमने जो एसडीएम है, हमारी स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, उनके साथ मिलकर भी, और वेदर को रियल टाइम जो है लेवल पे जो है मॉनिटर करने की कोशिश की जा रही है, ताकि हमें पहले ही पता चल रहा है कि हमारी अर्ली वार्निंग जो है वो बड़ी स्ट्रेंथनड हो और फोरकास्टिंग सिस्टम भी हमारा बड़ा स्ट्रेंथन हो। दूसरा, जो कम्युनिटी बेस्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम है वो भी स्ट्रेंथन हुआ है। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के नीचे के जो डाउन स्ट्रीम के जो एरियाज़ हैं, जब हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से जो पानी छोड़ा जाता है उससे जो नुकसान होता है, उससे भी एसएमएस, मोबाइल ऐप्स, व्हीकल से जो अनाउंसमेंट्स की करके ये पूरी तरीके से ये सिस्टम को स्ट्रेंथन किया गया है पिछले 2 वर्षों में, और बड़ी तेज़ी से उस पर काम किया गया। और मैं ये समझता हूँ कि इस वर्ष उससे जो डेथ्स में है वो बड़ी जो जो आपका जो मानव की जो जाने वाला जो कंट्रोल हम कर सकते थे, तो वो ह्यूमन लॉस जो है बड़ा कम हुआ है। हालांकि इस बार जो इस बार लैंडस्लाइड और जो बाकी चीज़ें हुई हैं, पर 2023 के मुकाबले इस बार नुकसान जो है उसको कंट्रोल किया गया है। तीसरा, जो हमारे जो एक प्रेडिक्टिव मॉडलिंग है, जो क्लाउड बर्स्ट और फ्लैश फ्लड की जो असेसमेंट की जो स्टडीज़ हैं, वो करने की ओर भी हमने कदम बढ़ाए हैं, और ये पॉसिबल है। और रिमोट सेंसिंग के थ्रू जो है हम इसके ऊपर कार्य कर रहे हैं। और प्रदेश सरकार ने जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अर्थ साइंसेज की जो मिनिस्ट्री है, उनको भी लिखा है केंद्र सरकार के साथ मामला टेकअप करके। तो वहाँ से भी जो नेशनल डिसास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की टीम, आपने देखा होगा कि सराज इंसिडेंट्स के बाद एकदम यहाँ पहुँची थी, तो उसमें भी वो भी फाइंड आउट करने का कोशिश कर रहे हैं कि ये क्लाउड बर्स्ट और फ्लैश फ्लड्स क्यों इतनी तेज़ी से हो रहे हैं प्रदेश के अंदर, क्या कारण है। तो उनको आइडेंटिफाई करने के लिए एक स्टीक जो है डिसीजन लेने के लिए जो है उस पर कार्य किया जा रहा है। सर, अब एक लास्ट सवाल, जैसे हिमाचल में बारिश होती है और फ्लड्स आते हैं, बहुत सारे नदी नालों का जल स्तर बढ़ जाता है, क्या इसका नुकसान केवल हिमाचल के होता है, या जैसे पड़ोसी राज्य हमारा पंजाब है, और क्या इनको भी इसका नुकसान भुगतना पड़ रहा है? नहीं, देखिए, अब पानी का जो जिस तरफ पानी जाएगा वो डाउन स्ट्रीम एरियाज़ में, जब आप पानी यूज़ करते हैं तब भी दिल्ली तक पानी यूज़ करते हैं। और जब आप अब ये पानी तो फ्लड का है, अब मॉनसून अगर हो रही है, तेज़ गति से पानी गिरेगा, अगर पानी को अगर आप रिटेन करने के आपके पास इनफ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, और वो पुराने उसके हिसाब से आपके स्ट्रक्चर्स हैं, अगर आप ये सोचें कि जो बारिश 15 दिन में होनी है वो 15 घंटे में हो रही है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो कितना सपोर्ट सिस्टम है, आपकी नालियाँ जो हैं, क्या वो 15 दिन के बारिश को 15 घंटे में लेने के काबिल हैं कि नहीं है, आपकी नहरें उतना नेटवर्क जो है आपका उतना बड़ा है कि नहीं है। ये सारी चीज़ें उसके साथ इंटरलिंक्ड हैं। और क्योंकि डाउन स्ट्रीम जो स्टेट्स हैं वहाँ पे भी अब पानी तो नीचे को ही जा रहा है, चाहे सतलुज है, रावी है, ब्यास है, यमुना है, इस सारा का सारा पानी जो है वो डाउन स्ट्रीम एरियाज़ में ही जाता है। तो अगर तेज़ गति से अगर बारिश प्रदेश के अंदर होगी तो वो पानी तो नीचे ही जाएगा। एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, इसमें किसी का कोई कसूर नहीं है। तो जैसे वो साफ जल के लिए लड़ाई लड़ते हैं, तो अब फ्लैश फ्लड्स का जो पानी है वो भी नीचे ही जाएगा। और हम लोगों को म्यूचुअली मिलकर एक दूसरे का कोऑपरेशन जो है इसमें बड़ा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। और ये इसमें बहुत महत्वपूर्ण है कि जो हमारे जो नीचे फार्मर्स हैं, जो पूरे कंट्री को अपनी जो अनाज अगर प्रदान करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं हमारे हाईएस्ट इकोनॉमी में,
प्लेन सिर्फ पंजाब और हरियाणा ही नहीं है, हमारा जो पोंटा एरिया है, बद्दी एरिया है, या ऊना का एरिया है, चाहे कांगड़ा का एरिया है, वो भी प्लेन्स में ही आता है। तो वहाँ पे भी पौंग डैम से पानी निकला तो पूरा का पूरा जो इंदौरा क्षेत्र था हमारा जो है पूरा पानी में डूब गया। तो एक प्रक्रिया है, प्राकृतिक प्रक्रिया है, उसमें आप अगर फ़ायदा भी लेते हैं तो उसमें कई बार नुकसान झेलने के लिए भी तैयार रहना पड़ता है। तो प्राकृतिक आपदा इसीलिए इसी को कहते हैं कि भी इसमें तो कोई भी उस पानी को रिटेन नहीं कर सकता उसमें। इसका मतलब है कि सभी सरकारों को इसमें मिलजुल कर प्रयास करने होंगे। बिल्कुल, एक कोऑर्डिनेटेड अप्रोच बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर अगर यहाँ पे डैम बनाना है, कोई बड़ा स्ट्रक्चर तैयार करना है, उसमें अगर हम साफ़ पानी सप्लाई करने के जो इकोसिस्टम सर्विसेज का एक कंसेप्ट है कि भाई मैं आपको साफ़ पानी दे रहा हूँ, तो मुझे उसके लिए कॉम्पनसेट भी किया जाना चाहिए। मैं इन नदियों को संजो रहा हूँ, मैं ग्लेशियर्स को, आपके जो वाटर टावर्स हैं पूरे नॉर्थ इंडिया के, जो आपको क्लीन वाटर पीने के लिए राजस्थान तक प्रोवाइड करते हैं, तो राजस्थान सरकार का भी एक महत्वपूर्ण एक योगदान होना चाहिए प्रदेश के लिए कि भी आप इस साफ पानी को बचा के रखें ताकि हमें गर्मियों में पानी जो है उस सप्लाई मिलती रहे। तो एक स्ट्रैटेजिक कोऑपरेशन जो स्टेट्स जो पानी जो है आपके लिए सप्लाई कर रही हैं, हवा साफ आपको सप्लाई कर रही है, उसको बचाए रखने के लिए, संजोए रखने के लिए उन सरकारों को जो है वो कॉम्पनसेशन जो है उसमें मिलना चाहिए। धन्यवाद। अभी हमने बात की जैसे मॉनसून जो है क्योंकि जो है मॉनसून में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, किस तरह से इसका नुकसान हो रहा है, तो इस बारे में हमने बात की चीफ साइंटिस्ट जो मेंबर सेक्रेटरी भी हैं इन्वायरमेंट साइंस टेक्नोलॉजी के, डॉक्टर सुरेश अत्री जी से। तो उन्होंने कहा कि किस तरह हम आने वाले जो हैं मॉनसून के बारिश से जो नुकसान हो रहा है किस तरह से उसको कम किया जा सकता है, इसके बारे में उन्होंने हमें बताया। ईटीवी भारत के लिए लक्की वर्मा के साथ रश्मि राज भारद्वाज,